भूपृष्ठीय जल के ऊपर की धरती के ऊपर है, भूमि के ऊपर है। जैसे तालाब में पानी है, नहर में पानी है, नदी में पानी, तो भूमि के ऊपर न है, उसी को कहा जाता है भूपृष्ठीय जल। भूमिगत जल किसे कहते हैं? जो भूमि के अंदर है, जिसे हम लोग निकालते हैं चापाकल से, समरसेबुल से, आपको जी कुआं से। तो जो धरती के नीचे जल है वह उसी को कहा जाता है भूमिगत जल। आप वायुमंडलीय जल किसे कहेंगे? जो बादल से वर्षा के थ्रू जो आता है वह वर्षा के द्वारा जो पड़ता है उसी को वायुमंडलीय जल कहते हैं। वायुमंडलीय जल देखा कैसे बनता है, अभी आएगा, पढ़ाएंगे उसको। एक होता महासागरीय जल। क्या होता है? महासागरीय, जो महासागर यानी समुद्र में पाया जाता है। इसमें तो पूरा खरे जल है। तो जल का स्रोत कौन कौन सा स्रोत है? भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। पूछ देगा भूपृष्ठीय जल का उदाहरण दे, तो नदी, तालाब हो गया, नहर हो गया, ये सब जो भूमि के ऊपर है उसे भूपृष्ठीय जल कहेंगे। जो भूमि के अंदर है उसे भूमिगत जल, चापाकल द्वारा, हैंडपंप द्वारा, कुआं द्वारा निकाल रहे हैं, समरसेबुल द्वारा खेत पटा रहे हुआ, वो हो गया क्या? भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर है। वायुमंडलीय जल, जो वायुमंडलीय वर्षा के द्वारा आता है उसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। और महासागरीय जल जो समुद्र में पाया जाता है। हमारे जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। जो हम लोग उपयोग करते हैं भूपृष्ठीय जल हुआ, उसका प्रत्यक्ष उपयोग होता है। भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठ जल या धरातलीय जल भी कहते हैं। भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत बरसन है। अगर भूमि पर जल कैसे आएगा? वर्षा थ्रू आएगा। ये कहीं से आओ तो गिरेगा नहीं प्रभु। तो इसका आने का कारण क्या है? वर्षा। भूपृष्ठीय जल नदी, नाले, झील, तालाबे, सागर एवं महासागर में पाया जाता है ना। दूसरा आ जाओ भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर पाया जाता है। वर्षा जल की धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। इस भौम जल के नाम से भी जाना जाता है। इसे भौम जल के देखो खेत पटा रहा है, तो जल कहाँ से आ रहा है? भूमि, बिजली चल रहा है ना जी, खेत पटावे वाला। इसका उपयोग, भूमिगत जल का उपयोग क्या क्या चीज़ में करते हैं? पीने में करते हैं, सिंचाई के रूप में करते हैं, खाना बनाने में, कपड़ा खींचने में, सब्जी घरेलू उपयोग में आता है ना। महत्वपूर्ण तथ्य, पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग जल से ढका हुआ। 3/4 कैसे लिखेगा बताओ पहले, फिर 1/3। 3/4 के मतलब हो गए हुआ 3/4। कितना? 3/4, यानी 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा क्या होता है? हाँ, पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ। 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। यही जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के अधिकतर भूभाग पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। विश्व के कुल जल का 96.5% जल महासागर में पाया जाता है। ये सब भी आयो। जल लिख लो, जल। अब देखो जल बाबू, जल के 2 रूप है। एक है खारा जल, खारा जल यानी लवणीय जल भी बोल सकता है इसे किताबी भाषा में, लवणीय जल। और दूसरा है बाबू मीठा जल। क्या जल? अलवणीय जल भी बोल सकता है, अलवणीय। इसी को ब्रैकेट में कर देते हैं मीठा जल। क्या कर देते हैं? मीठा जल। इसी को ब्रैकेट में खारा जल कर देते हैं, खारा जल। अब हम लोग के लवणीय जल जो है वह लवणीय जल, इसका 96.5% जल महासागर में निहित है। कहाँ है? महासागर में है, महासागर में है ना। और इसका 2.5% जल, ये प्रतिशत यहाँ दे दो थोड़ा सा, है ना। 2.5% जल क्या है? मीठा जल है, यानी इसे अलवणीय यानी लिख देते हैं मीठा जल। पीने योग्य भी नहीं है। जितना 2.5% है वो हम टोटल नहीं पीते हैं, इसका भी एक अथी है। अब देखो कहीं कहीं रहेगा तुम लोग के कोनो बुक में 97.5% रहेगा। कितना रहेगा? 97.5%। ई तुम्हारा सब कहीं भी खोजेगा तो वही रहेगा, 2.5%। लेकिन मीठा जल के भी 2 भाग है। क्या है? मीठा जल के भी 2 भाग है। इसको मान लो 100%। किसको मान लो? 100%। इसमें 75% जल है जो बर्फ के रूप में। क्या है? बर्फ के रूप में है। 75% कितना है? बर्फ के रूप में। और 25% जल पीने लायक है। क्या? पीने लायक, पीने योग्य, है ना। 96.5% महासागर में है जो खारा जल है।
और 2.5% मीठा जल है जला कहाँ है, कहाँ जला, अच्छा इधर उतना ध्यान देने तो यहाँ पढ़ो ना बाबू, है ना। अब मीठा जल के 75% भाग क्या है, बर्फ। बर्फ के रूप में यानी बड़ा बड़ा चट्टान के रूप में पाया जाता है कि हिमनद है, जो हम लोग के नदी उदी निकलता है वह हिमालय से यही सब पिघल पिघल के निकलती है। अब 25% है जो हम लोग पीने लें। अब अभी रिसर्च करेगा, कहीं भी सर्च करोगा तो यहाँ देखो कितना है जल, बताओ 97%। आज 2 भाग में बट ले 2.5 जोड़ के कितना है 100%। लेकिन अगर इसमें देखते हैं जोड़ते हैं तो 1% के फासला है। वो 1% कहाँ गया, 1%। तो इसमें भी थोड़ा सा अपवाद में है क्योंकि 0.009% पानी का झील है, झील है। इसमें मीठा जल में 0.008% मीठे जल के झील है, मीठे जल का झील है। अभी जोड़ेंगे तो फिर भी जिसमें नहीं गड़बड़ा रहा है ना, गड़बड़ा रहा है। इसमें पूछेगा कितने महासागर हैं, कितने महासागर है, बताओ कितना महासागर, 5 महासागर है। सबके नाम लिख दिया। एक में हुआ सबसे बड़ा महासागर है जो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा में है बाबू अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और तीसरा में है बाबू हिंद महासागर जो हम लोग भारत में है। यही एगो महासागर हुआ जो भारत के नाम पर है। 5 महासागर में हिंद महासागर, हिंद से हिंदुस्तान होता है, कि भारत के नाम पर है। चौथा जो है बाबू और दक्षिणी महासागर, लिखिए दक्षिणी महासागर। और 5वां है हुआ आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा है, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका। यही आर्कटिक हो ना, आर्कटिक ठीक हो। तो 5 महासागर देख लेनी, बाकी छोटा छोटा महासागर बहुत है। यही हम लोग के 5 गो है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर में सबसे गहराई जगह कहता है मेरियाना गर्त। क्या, मेरियाना गर्त। लगभग 11,000 कुछ, लगभग 11,000 मीटर, 11,000 मीटर गहरा है हुआ मरियाना गर्त, लगभग में है, ज़्यादा ही एरा से थोड़ा सा। अभी हो गया जल के प्रकार। अब इसमें भी तुम लोग की झील जानता है कौन कौन सा झील है भारत में, विश्व में कहोगा तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील है। सबसे गहरा झील हो गया बैकाल झील, तो सब हम लोग के पढ़ना नहीं बाबू, हम लोग के ज़्यादा ही है 96%, 2.5% और लवणीय और अलवणीय ये सब एक्स्ट्रा में। बर्फ वाला दिल्ली अभी देखनी है ना किताब में, है ना। बाकी सब अगला चैप्टर में। विश्व के मृदु जल का, मृदु का मतलब मीठा जल का 75% जल चादर यानी हिमनद के रूप में, हिमनद यानी बर्फ के रूप में पाई जाती है। और 25% भूमिगत जल जो स्वच्छ जल के रूप में पाई जाती है, जिसको हम लोग पीते हैं। प्राणियों में 65% तथा पौधे में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान। प्राणियों को मतलब हम लोग, जीव जंतु में, तो हम लोग में कितना जल है 65%। पूछ देगा तुम्हारे शरीर में जल कितना है तो 65%। अब पेड़ पौधे में 65 से 99%। सबसे अधिक जल कौन सा पेड़ पौधा सोखता है, अंदर से खींचता है, यूकेलिप्टस का पेड़ सबसे ज़्यादा पानी खींचता है वो अंदर से। जल के विविध उपयोग, तब विविध हम लोग पीने में करते हैं, घरेलू कार्य, कपड़ा बर्तन मजना ये सब, गाय भैंस धोवे वही सब घरेलू कार्य। सिंचाई में, खेत पटाने में, उद्योग कंपनी में, अब जैसे कि ठंडा के कोल्ड ड्रिंक के उद्योग है हुआ उस सब में, स्वच्छता में, मल मूत्र विसर्जन में, जन स्वास्थ्य में, और जल विद्युत निर्माण में। जल विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, जो बिजली आ रहा है हम लोग के अधिकतर 22 से 25% बिजली कहाँ से आता है, जल के थ्रू आता है। परमाणु संयंत्र में, परमाणु संयंत्र हम लोग का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन था, तारापुर परमाणु संयंत्र था महाराष्ट्र में। शीतलन के रूप में यानी बर्फ बनाने में, है ना। जल कृषि के रूप में, जल क्रीड़ा के रूप में, जल क्रीड़ा मतलब पालन उलन कर, हाँ जल में खेला खेलता है ना, तैराकी हो गया, बहुत सारा खेल। वानिकी में एक आया था 7 निश्चय योजना, उसमें 7 निश्चय योजना में हम लोग के जल जीवन हरियाली है ना। तो जल जीवन हरियाली तो ठीक है, अच्छा है, पेड़ पौधा लगाना, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, नहर के किनारे पेड़ पौधा लगाना, तक वहाँ तक बढ़िया है। ये जल दिया ना हुआ नल जल वाला, उस सबसे बेकार चीज़ है। क्योंकि सब काम नीतीश कुमार बहुत बढ़िया किया, इतना बढ़िया कि उसको विश्व में सराहा जाता है उसको। लेकिन ये काम हम लोग के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। जो नल जल पानी वाला है, हम लोग के आने वाला समय में जल संकट पैदा करेगा बिहार में। क्यों? क्योंकि जितना समरसेबल हुआ 300-300 फीट वाला, हर गांव में 5 गो 6 गो 10 गो, जैसे जिस तरह से बाढ़ बना हुआ, जितना बाढ़ है उतना अथी हुआ, टंकी बैठा है ना, मोटर गड़ाया है 300-300 फीट, और दिनों भर चलते रहता है। तो दिनों भर चलते रहता है, तो अब बताओ वो जल बर्बाद हो रहा है कि कहीं उपयोग हो रहा है? हम लोग के पीने के लिए है तो 1 गिलास लेंगे, 1 बाल्टी लेंगे कि पूरा चलते रहेगा वो नल जल, दिन भर पानी चलते रहे। कुछ समरसेबुल हम लोग के लिए आ गया है,
वो भी चीज़, जहाँ तक चापाकल था, कुआं था, वहाँ तक ठीक था, क्योंकि बिहार में पानी की कभी किल्लत नहीं होता, लेकिन अब होगा। जब नल जल आ गया है उसके कारण होगा। 300-300 फीट अगर नीचे गया है, हर गांव में अगर 5-5 को दिन भर चलते रहता हुआ, अब जहाँ 300 फीट पर एगो मोटर गड़ा हुआ है और वहाँ तुम अपना बोरिंग करो तो नहीं पानी जल्दी 100 फीट पर कब लेगा, तुमको भी 300 पर जाना पड़ेगा, क्योंकि लेयर उसका लेकर नीचे चल गया है। अभी शहर में जाएगा चेन्नई उन्नई में तो 2-2 हज़ार फीट पर निकलता है पानी, 2-2 हज़ार फीट 3-3 हज़ार फीट पर जाके पानी निकलता है, क्योंकि वहाँ जल संग जहाँ की समुद्र के किनारे है, पता हो ना। तो भूमिगत जल उससे समुद्र से लेना देना नहीं है, क्योंकि समुद्र के नीचे चट्टान रहता है, हुआ पहाड़ रहता है, पत्थर रहता है, तो सूखेगा। ज़मीन कहाँ सोखता है? जहाँ मिट्टी रहता है। हम लोग को जितना पानी बरसा पड़ता है उसका 22% जल ज़मीन सोखता है, कहीं कहीं 30-40% भी दिले रहता है कि वर्षा का जल 30 से 40% जल सोखता है। कहीं कहीं बुक में देखते हैं कि 22% रहता है, इंटरनेट पर सर्च करेगा तो 30 से 40% दिखाएगा। तो जितना बारिश पड़ता है उसका 22% कौन सोखता है? ज़मीन सोखता है। तो कहाँ सोखेगा? पहाड़ पर वाला, मिट्टी वाला, मिट्टी। और वही लेयर जाके नीचे जाकर क्या करता है, हम लोग के जब पानी पड़ता है तो जिसका भी कल सूखा हुआ चापाकल उसका भी लेयर आ जाता है। काहे? क्योंकि पानी सूखा है, नीचे सूखा है ना। चेन्नई सोच लो समुद्र के किनारे है, तो पर भी वहाँ 2,000 फीट पर भी पानी नहीं मिलता है। तो हम लोग के भी संकट आएगा। जो नल जल आया है ना, 10 साल रुको, 10 साल के बाद हम लोग ऐसे भी पानी दूध से महंगा हो गया, पता है ना जी? है 1 लीटर लेगा तो 20 रुपया की बोतल देगा, और 40 रुपया 50 रुपया का दूध है। 5 साल बाद दूध और पानी बराबर में मिलेगा। बाहर में 1 लीटर पानी पियो जी, है तो 20 रुपया का 1 लीटर देता है ना, और कुछ समय बाद देखो 5 साल बाद दूध और पानी के रेट बराबर हो जाएगा बाबू। चलिए देखिए, भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा तथा 1869 घन मीटर किलोमीटर पर भूपृष्ठीय जल प्राप्ति है। कुल पृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती है। देखो 3 हिस्से। दुनिया के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की लंबाई कम से कम होगा 25 से 26 किलोमीटर लंबाई हुआ हीराकुंड बांध के, है ना। अब कौन नदी पर है? महानदी पर। उड़ीसा में कहाँ? संबलपुर में। कहाँ? संबलपुर में। अब विश्व के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है सबसे ऊंचा बांध, 260 मीटर कम से कम ऊंचा है हुआ। उसके बाद आता है भाखड़ा बांध, जो हिमाचल प्रदेश में है। जिला के नाम है हुआ बिलासपुर जिला। समझ गए? चलिए, बाढ़ नियंत्रण के मतलब बाढ़ के पानी को रोकना, मृदा पर्दन पर रोक, यानी जो मिट्टी दह के जा रहा है अगर बांध नहीं बनाएगा तो पूरा धारा चलते रहेगा, इसलिए पानी को रोका जाता है और धीरे धीरे छोड़ा जाता है, जाके ज़्यादा धारा नहीं चले तब मिट्टी कम कटेगा। पेय एवं सिंचाई हेतु पीने के लिए भी किया जाता है, सिंचाई के लिए, खेत पटाने के लिए। विद्युत उत्पादन यानी इलेक्ट्रिक। अब कभी पानी से कैसे लाइन बत्ती विद्युत उत्पादन होता है तो नीचे एक टरबाइन लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? टरबाइन। और वही जलधारा टरबाइन पर गिरता है तो घूरता है, और वही घूर के इलेक्ट्रिक पैदा होता है। जैसे जनरेटर क्या करता है, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो को घुराता है कि फीटर, तो इलेक्ट्रिक पैदा होता है ना। उसी प्रकार जलधारा गिरता है ना टरबाइन पर तो इलेक्ट्रिक पैदा होता है। अब उद्योग के जलापूर्ति, जहाँ जहाँ देखिए नदी है वहीं कंपनी खुलता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खुलता है, क्योंकि वहाँ पानी की आवश्यकता ज़्यादा होता है। पर्यटन, कहीं देखो गंगा नदी पर देखो ही बनाया मरीन ड्राइव, स्टीमर से घुराएगा, बोटिंग करवाएगा, है ना जी। पर्यटन। परिवहन, अभी जितना भी परिवहन होता था वो जितना बड़ा बड़ा माल आ रहा है, गाड़ी है, घोड़ा है, मर्सिडीज कार है, सब आता है पानी वाला जहाज़ से। पेट्रोल आ रहा है, गैस आ रहा है, सब आता है कौन जी? पानी वाला जहाज़ से, क्योंकि ऊपर वाला जहाज़ पर उतना स्पेस जगह नहीं होता, लेके उड़ भी नहीं सकता है। और मनोरंजन के लिए, खेल कूद में, है ना, वन्य जीव संरक्षण के लिए, मत्स्य पालन, मछली पालन के लिए और जल कृषि के लिए। प्रमुख नदी घाटी परियोजना देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। लिखिए दे रहे तो फिर हमरा गड़बड़ा देनी, जखने गलती बोलवा देनी तो सब। ये सतलज नदी, खोजिए सतलज नदी का हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में। हीराकुंड बांध महानदी, कहाँ? महानदी में कहाँ? ओडिशा लिखा है, ओडिशा कहाँ? संबलपुर। कहाँ? संबलपुर में। कितना मीटर? 25.8 होना चाहिए, 25.8 किलोमीटर लंबा है हुआ। दामोदर नदी पर। कहाँ? दामोदर नदी पर, है ना। ये कहाँ? झारखंड में। झारखंड लिखो न खाली। अब गोदावरी नदी पर। और स्वर्ण रेखा, ये भी स्वर्ण रेखा नदी पर है ना, झारखंड में हुआ स्वर्ण रेखा नदी, ये भी झारखंड में है। ये वाला कहाँ हुई थोड़ा सा देखे पड़ता हो। सोन नदी तो बिहार में है, सोन नदी पर बिहार।
कम से कम 465 बांध बनाना है। कितना? 465 बांध। बहुत बांध का इसमें इस नदी पर, नर्मदा नदी पर लिख देते हैं, नर्मदा नदी पर कितना बांध? 465 बांध सरकार निकाला कि अब बांध बनना चाहिए, है ना। अब उसमें 30 बड़े बांध था। कितना? 30 बड़े बांध। सबसे बड़ा बांध यही था। कहाँ गया था वो? भाखड़ा बांध। कौन है? एगो कौन था जी? चला गया ऊपर जी। अच्छा रहे तो। और 135 था मध्यम वर्ग के, कुछ मध्यम वर्ग का बांध। और 300 था छोटे बांध। कितना? छोटे बांध, छोटे छोटे बांध। इतना जोड़ने के बाद देखो 465 आ रहा है जी। हाँ, 465। अब इस जब ये बांध का निकला, सरकार से परमिशन निकला हुआ, तो अगल बगल के जितना इलाका है, बांध के अगल बगल के जितना इलाका है, ये लोग रोक लगा दिया। काहे लगी? क्योंकि इस बांध की लंबाई बहुत ऊंचा था। कितना था? करीब 135 मीटर है। कितना? 135 मीटर ऊंचा था। अब सोचा गांव वाला, अगर इतना ऊंचा बांध बनेगा तो हम लोग के दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा? कभी गलती से अगर बाढ़ आ गया हुआ तो अगल बगल के जितना गांव है सब दहा जाएगा। क्या हो जाएगा? दहा जाएगा। और जब दहा जाएगा तभी मर न जाएगा बुआ है। वहाँ 2.5 लाख आदमी प्रभावित हो रहा था। कितना? 2.5 लाख। तो इसी का नेतृत्व मेघा पाटकर नाम के एक व्यक्ति ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें सब लोग, युवा हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब लोग ने पानी में हिल के नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया, विरोध किया सरकार का कि नहीं बनने देंगे। अगर बनाइएगा तो हम लोग को कहीं प्रतिस्थापित कीजिए, हम लोग के कहीं जगह दीजिए, उसके बाद आप बना सकते हैं। हम लोग को कुछ खबर भी नहीं है, आप डायरेक्ट आकर के यहाँ बांध निर्माण कीजिएगा। कभी गलती से टूट गया तो हम लोग के तो पूरे जाल मान के सबके खतरा है बाबू। तो इसलिए आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। किस नदी पर? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कितने राज्य होकर गुजरती है? नर्मदा नदी कितने राज्य होकर गुजरती है जी? है 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? एक है बाबू गुजरात। कौन? गुजरात। दूसरा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लिख देते हैं पहले, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्या? ये 4 राज्य से होकर गुजरती हुआ। अब इसी में वो आएगा, कौन विवाद आएगा जी? जल विवाद आएगा। यही सब पानी के लिए लड़ेगा सभी राज्य कि हमको ज़्यादा पानी चाहिए। ये कहेगा ये नदी का पानी हमको ज़्यादा चाहिए, ये कहेगा ये नदी का पानी हमको ज़्यादा चाहिए, ये कहेगा नदी का पानी हमको ज़्यादा चाहिए। तो पढ़ लो एक बार। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर द्वारा चलाया गया। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेघा पाटकर। अब आ जाओ जल संकट। जल संकट देखो कैसे दराची पड़ल हुआ। जब हम लोग के भी जल संकट आएगा तो ऐसी हम लोग जल के, वर्षा के जल की रक्षा करते हैं? नहीं करते। कर्नाटक में एक मैसूर में एक गांव है बाबू, वहाँ घर जब बनावे ना तो घर के साइड में जगह छोड़ा, एकदम नीचे एकदम टाइल्स मार्बल मिला के अब पानी वह कैसे टंकी में पानी भरे हैं। तो जितना घा के पानी है वो सब जाकर टंकी में जीतो। कहाँ जीते? टंकी में। और वही सालों भर उपयोग करता है बुआ, और पानी पीता भी है। सबसे शुद्ध पानी वर्षा के जल होगा, पता है ना। अगर 5-10 मिनट छोड़ दो, जब बारिश होता है तो 5 मिनट के बाद तुम कहीं बर्तन में 5-10 मिनट नहीं लेना है, क्योंकि 5-10 मिनट वाला जो आता है वायुमंडल में धूल कण है उसके साथ आता है। 5 मिनट अगर पड़ गया उसके बाद बाल्टी लगा दो, एकदम पानी पियो, बहुत अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। उसमें बिस्लरी नहीं लगेगा बुआ, उसमें बिस्लरी भी नहीं लगेगा, है ना। तो हम लोग के भी जल संरक्षण करना है। तालाब में संरक्षण करते हैं, कहीं कहीं कोई टंकी बना के करता है वो। तो ये जल संरक्षण देखो प्रबंधन कैसे किया सरकार। देखो ये सब डैम बनाया है कि जल को समय समय पर निकालेंगे। फिर राष्ट्रीय जल नीति, जल संकट के निवारण हेतु सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृति किया गया। आएगा ये भी कि राष्ट्रीय जल नीति कब आया था? 1987 में। प्रदूषित जल की स्वस्थ रख उसका पुनः चक्रण करते हैं। जे नाली में जा रहा है वो फिर से उसका पुनः उसको उपयोग करता है पीने के लिए। ऐसा मशीन है, फिर वो जल को मीठा कर देगा, फिर से एकदम फ्रेश कर देगा वही पानी, और मीठा बन के फिर सबके घर में सप्लाइया जा रहा है। वही पानी, वही पानी फिर बाबा जी पर चढ़ रहा। हाँ बाबू, मशीन से मा दो। देखो यहाँ बने है ना, तो ये सब है, बहुत जगह है जो इसको श्रृंगार के रखता है, यही फिर बाद में उपयोग करता है। और चेन्नई में क्या करता है? गुजरात में वो लोग वर्षा के जल क्या करता है? समरसेबुल गढ़ के ओकर अलगे बोरिंग कराता है। जितना भी घाघा वाला पानी है जाएगा कहाँ? ज़मीन के अंदर, ताकि वहाँ के जो चापाकल है, मोटर गड़ा हुआ, वहाँ लेयर बना हुआ रहे। राजस्थान में भी, हाँ,
तकनीकी विकास, तकनीक अपन तकनीकी से अपना तुम किसी तरह तुम कर सकता है। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को संग्रहण कैसे करना है, तो वर्षा के जल को जमा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। भूमिगत जल का 22% जल का भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में, अभी बताए थे कि जितना भी जल है 22%, जितना भी बारिश पड़ता है वर्षा, उसका 22% कहाँ सोखता है, जमीन सोख लेता है हुआ। मेघालय स्थित चेरापूंजी व मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला जगह है। कहेगा सबसे अधिक भारत में कहाँ वर्षा होती है, मेघालय के मासिनराम, और मासिनराम के बाद चेरापूंजी में, वहाँ 12 मास वर्षा होता है। ज़्यादा दूर नहीं है, तुम लोग जाएगा आसाम के बगले में, वहाँ 12 मास एकदम गीला भूमि रहेगा, सब दिन गीला भूमि रहेगा, वहाँ सूखबे नहीं करता है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होता है बाबू। इसलिए इसे मेघों का देश कहा जाता है मेघालय को। राजस्थान में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता है, जिसे जैसलमेर में खादिन तथा अन्य क्षेत्र में जोहड़ कहा जाता है। आएगा कि राजस्थान में जिस गड्ढे जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता है, उस गड्ढे को क्या कहते हैं, तो खादिन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहते हैं। राजस्थान के बिस्ने फलोदी, ये बताओ तो बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले बिहार के चित्र पार आओ, नहीं पार आओ, बिहार के चित्र तो पार ही नहीं, तुम ले देखो पार दे बिहार के चित्र। बिहार के चित्र आयताकार है, कुछ है आयताकार है, हाँ हुआ ये आयताकार है, कुछ है, यही गंगा नदी प्रवेश करती हुआ। ये उत्तरी बिहार हो गया, आई दक्षिणी बिहार हो गया, कुछ हो गया दक्षिणी बिहार हो गया हुआ। यहाँ है पश्चिमी चंपारण, कौन है पश्चिमी चंपारण। यहाँ देखिए रोहतास कैमूर की पहाड़ियाँ यहीं पर है हुआ, है ना। अब हम लोग इधर देखो कटिहार है, और यहाँ किशनगंज है ना। ये सब देखेगा चित्र तो चलेगा, नक्शा ये लोग मैप पढ़ना चाहिए। इसीलिए ये गंगा नदी हुआ, इधर से पहले निकलेगा घग्घर नदी, कुछ घाघरा नदी, घाघरा की पढ़ा है ना, घग्घर भी बोला जाता है, और घाघरा नदी भी बोला जाता है। घाघरा के बाद आएगा कौन सी नदी, गंडक नदी, कौन सी नदी, गंडक। और बाद आएगा बूढ़ी गंडक नदी। अब बूढ़ी गंडक नदी के बाद आएगा कुछ बागमती नदी, फिर आ जाएगा कमला नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। इस सब क्या है, बिहार की नदियां हैं जो नेपाल से आकर के कहाँ गिरती है, गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिणी बिहार से एक नदी आएगा, अमरकंटक से निकलेगा सोन नदी, जो पटना में जाकर के, दक्षिणी बिहार से कौन सी नदी निकलेगा, सोन नदी। कहाँ जाकर के मिलेगा, पटना में। यहाँ से वो आएगा कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा, ये भी जाकर के मिलेगी पटने में। अब एक ठो आ जाएगा बाबू, कौन सी नदी, पुनपुन नदी, ये जाके फतुहा में जाके मिलेगा। एक नदी आएगा क्यूल नदी, ये क्यूल में जाके लखीसराय में मिलेगा बाबू। एक नदी आता है कौन, एक इधर से वो फल्गु नदी आता है बाबू, तब फल्गु नदी मिल जाता है केरा में, पुनपुन नदी में। यही फिर पुनपुन नदी जाके गंगा नदी मिल जाता है बाबू। तो कितना नदियाँ हैं बिहार के, हो गया घग्घर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, सोन, कोसी, महानंदा। नीचे वाला में आ जाओ, कर्मनाशा, सोन, और पुनपुन, क्यूल, फल्गु। मैप पढ़ेगा तो याद ज़्यादा रहेगा, मैप नहीं पढ़ेगा कहाँ तक है जी, है। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सोन परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। सोन परियोजना से डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहर निकली गई, जिसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। पूरब की नहर से पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले में सिंचाई होती है। जिस सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, इससे कौन कौन से जिला के फायदा हो रहा है, पटना, गया, औरंगाबाद, है ना। ये सब रोहतास, कैमूर सबके फायदा है। पश्चिम की नहर से रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर जिले की सिंचाई होती है। इस नहर के पूर्वी शाखा पर बारून नामक स्थान पर शक्ति गृह लगाए गए हैं। इस नहर के पश्चिमी शाखा पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई है। 1968 में डेहरी से 10 किलोमीटर की दूर पर इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। इस पर आएगा कि इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है, तो सोन नदी पर। कहाँ है, सोन नदी पर। यह आएगा बुआ, है ना। जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय संसाधन। क्यों चक्रीय संसाधन है जल, जल को चक्रीय संसाधन क्यों कहते हैं, हाँ, जैसे कि जो जल पृथ्वी पर आ रहा है वही फिर वर्षा के रूप में है। जैसे कि मान के चलो कि नदी के पानी चाहे समुद्र के पानी के क्या है, भाप बन करके सूर्य के जब रोशनी पड़ता है बाबू, नदी में चाहे तालाब में चाहे समुद्र में जब सूर्य की रोशनी पड़ता है तो भाप बनकर क्या होता है, भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर वो बादल बन जाता है। और संघनन विधि के द्वारा क्या होता है, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, और फिर तालाब नाला में जमा होगा, फिर भाप बन के उड़ेगा, फिर से दोबारा आएगा, वही पानी फिर पड़ता है, फिर आता है, फिर जाता है। इसलिए वो चक्र चलते रहता है, इसलिए कहता है जल चक्रीय, है ना। तो जल कौन सा संसाधन है, और चक्रीय नए ऑप्शन में रहेगा था।
थोड़ा आशीर्वाद दिलखुन काली माता, जाओ तुम्हारा कल्याण। तो अगर चक्रीय उपसर्ग मिले तो जल कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। पृथ्वी के किस गोलार्ध में जल गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। विश्व में कुल जल आयतन कितना परसेंट मृत्यु? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? चलो अब सब्जेक्टिव आ गया है ना, यह तक क्लियर। फॉल्स पकड़ा जाए। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में? दामोदर घाटी परियोजना किस? भाखड़ा नांगल परियोजना भारत का सबसे लंबा बांध नर्मदा घाटी परियोजना। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? कौन सा सागर है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन में रहे तो कृष्णा नदी भी, ऑप्शन में कृष्णा नदी भी रहेगा। हाँ, तो सोच समझ के माना है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नांगल बांध से। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। देश में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम। प्राणियों के शरीर में कितना जल? देश के बांधों किसने भारत का मंदिर कहा? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? हाँ, आर्सेनिक बढ़ेगा तो वो जल ऐसा जल हो जाएगा, वो जल पीएगा तो कैंसर हो जाएगा, इसलिए इसका स्थिति बढ़ रहा है।